हेलो बच्चों, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हम बात कर रहे थे 10वीं क्लास के विज्ञान विषय की, और विज्ञान विषय के अंदर हमने एक लेसन शुरू कर रखा था। लेसन था प्रकाश। पिछले वीडियो तक हम बात कर चुके थे कि ये दर्पण क्या होता है। दर्पण के अंदर हमने दर्पण के दो प्रकार पढ़े थे, एक तो समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दोनों प्रकार हम पढ़ चुके हैं, एक तो कौन सा, उत्तल दर्पण, और दूसरा जो है अवतल दर्पण। दोनों को पढ़ चुके हैं। यहां मैंने बना भी रखा है, ये रहा अवतल दर्पण, और ये जो दर्पण है ये कौन सा है, उत्तल दर्पण। इसको तो बोलेंगे क्या, अवतल दर्पण, और इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। यहां चित्र को देखने से पता भी चल रहा होगा, जिसकी ये वाली सतह पर हमने परावर्तक पॉलिश की है, और इसके यहां उभरी हुई सतह पर जब परावर्तक पॉलिश करते हैं तो अंदर धसा हुआ भाग, केंद्र के तरफ का जो भाग है वो किसकी तरह काम करता है, तो वो काम करता है परावर्तक पृष्ठ की तरह। यदि हम इसके केंद्र की ओर के भाग को परावर्तक पॉलिश कर दें तो इसका उभरा हुआ भाग कैसा काम करता है, उभरा हुआ भाग जो है परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है। ये जो दर्पण आप कहां देख सकते हो, तो ये दर्पण तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, जिसकी उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करती है, तो उस दर्पण को बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। कहां देखा आपने, आपके घरों में जो बाइक होती है, कार वगैरह होती है, उनके साइड में जो दर्पण लगा होता है वो कैसा होता है, उत्तल दर्पण। आपके घर में जो बड़ा ड्रेसिंग के अंदर जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है, उसके बारे में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, वो होता है समतल दर्पण। और एक ये दर्पण होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि भाई नाई की दुकान के अंदर या फिर जिम वगैरह के अंदर जाते हैं तो वहां आपने देखा होगा कि चेहरा जो है बड़ा दिखाई देता है, वो दर्पण कौन से होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। तो ये दर्पणों के बारे में हम जो थोड़ी बात कर चुके थे। आगे देखते हैं कि जो दर्पण होते हैं, इन दर्पणों के अंदर हम कौन सी चिन्ह परिपाटी को काम में लेते हैं। यहाँ एक चिन्ह परिपाटी काम में आती है, जिसको बोला जाता है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। क्या बोलते हैं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इस चिन्ह परिपाटी के अंदर क्या करते हैं, यहां पर हम कहें जैसे यहां कोई वस्तु का नाम आएगा तो आप क्या बोलेंगे, वस्तु जो होगी उस वस्तु को यहां बोला जाता है बिंब। क्या बोलते हैं, बिंब बोलते हैं। यहां वस्तु जो है इसके सामने खड़ी है, कौन है ये, तो ये मानना है आपको दर्पण। क्या मानना है, दर्पण। यहां मैंने परावर्तक पॉलिश नहीं की है, क्योंकि यहां इसी को दर्शाना है। क्यों कि चाहे तो आप इसको मान लीजिए अवतल दर्पण और चाहे मान लीजिए उत्तल दर्पण। दोनों के अंदर ये वाला जो भाग होगा, ये वाला भाग मतलब परावर्तक पृष्ठ का मध्य भाग, परावर्तक पृष्ठ का कौन सा भाग, मध्य भाग जो होगा, उसको हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं ध्रुव, और ध्रुव को किससे व्यक्त करते हैं, P से। तो दर्पण के सामने हमेशा वस्तु या बिंब को कहां रखना है, बाईं ओर रखना है। कहां पर रखना है, इसके बाईं ओर रखना है। यहां ये P से गुजरती हुई एक रेखा खींचिए। यदि मैं कहूं कि ये एक गोले का कटा हुआ भाग था, तो जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसका केंद्रक तो बोला जाता है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र तथा P मतलब ध्रुव को जो रेखा मिलाती है उस रेखा को बोला जाता है क्या, तो इसको बोला जाता है भाइयों मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। मतलब बिंब को हमने कहां पर खड़ा किया है, मुख्य अक्ष पर खड़ा किया है। कहां पर खड़ा किया है, मुख्य अक्ष पर। यहां जो चिन्ह परिपाटी काम लेते हैं वो कैसे लेंगे, देखो आप जो है ग्राफ के अंदर पढ़ते हो, मैथ के अंदर पढ़ते हो, जो ग्राफ बनाए जाते हैं उनके अंदर क्या कि भाई यहां मान लिया जाए हम ग्राफ बनाते हैं, तो उसके अंदर इस वाले बिंदु को मानते हैं, तो मान लीजिए जीरो मान लीजिए। यहां पर जो बिंदु माना है वो क्या माना है, जीरो। यदि हम इस पर ऊपर की ओर एक्स अक्ष पर जाते हैं तो यहां पर मान कैसा लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। हाँ भी, इससे ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊपर की ओर कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष। और वाई अक्ष पर जब
ऊपर की ओर जाते हैं तो मान कैसा लेना है, धनात्मक। हाँ, ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो मान कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो यहां पर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो मान कैसा लेना है, धनात्मक। लेकिन ऊपर की ओर जा रहे हैं तो यहां ऊपर की ओर जाने पर वस्तु की क्या बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है। तो यहां मान किसका धनात्मक आएगा, ऊंचाई का। तो यहां पर है धनात्मक ऊंचाई। ऊंचाई को यहां कैसे लिया है, धनात्मक। आगे देखिए, यहां आपने देखा होगा कि ये जीरो बिंदु जो है जिसको आप ओ मान रखा है, ओ बिंदु पर मान कितना मान रखा है, 0। यदि इससे आप नीचे की ओर, कौन से अक्ष पर, वाई अक्ष पर ही नीचे की ओर जाते हैं तो ये मान कैसा आता है, ऋणात्मक आता है। कैसा आता है, ऋणात्मक। यदि हम कहें कोई वस्तु यहां पर ऐसे खड़ी है, उसका प्रतिबिंब जो है ऐसे बन रहा है, मतलब ऊंचाई नीचे की ओर बढ़ रही है। ऊंचाई कहां की ओर बढ़ रही है, नीचे की ओर। तो यहां पर ऊंचाई कैसी लेंगे हम, तो यहां पर ऊंचाई जो लेते हैं वो ऋणात्मक लेते हैं। ऊंचाई कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी। यहां ऊंचाई जो हो गई है वो कैसी है, ऋणात्मक। आगे देखिए, अभी हम बता रहे थे कि चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु को क्या बोलते हैं, बिंब। ये जो बिंब है उस बिंब को हमेशा कहां रखना है, दर्पण के बाईं ओर। दर्पण के कौन सी ओर रखना है, बाईं ओर। और मान लिया जाए ये तो है बिंब, ये है दर्पण, तो इनके बीच कोई दूरी होगी। तो बिंब और दर्पण के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को कहा जाता है बिंब दूरी। क्या बोलते हैं उसको, बिंब दूरी। बिंब दूरी किसको कहते हैं, बिंब दूरी बोलते हैं दर्पण तथा किसके बीच की, वस्तु या बिंब के बीच की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं। इसको हम यहां व्यक्त करते हैं स्मॉल यू से। किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल यू से। अब ये बिंब दूरी कैसी होगी, धनात्मक या ऋणात्मक। हाँ, यहां देखिए ये अक्ष कौन सा बोला जाता है, तो इस अक्ष को बोलते हैं कौन सा, एक्स अक्ष। यहां से जब बाईं ओर जाते हैं तो मान कैसा आता है, ऋणात्मक। यहां से दाईं ओर जाते हैं तो मान कैसा आता है, धनात्मक। यहां से बाईं ओर आए तो ऋणात्मक, दाईं ओर गए तो धनात्मक। कैसा आता है, धनात्मक। तो हम कहें इस बिंदु से इस वस्तु के बीच जो दूरी है वो क्या कहलाती है, बिंब दूरी। तो यहां पर जो दूरियां हैं, यहां जो दूरी है उस दूरी को कैसी लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। कैसी लेंगे, ऋणात्मक दूरी। यहां जो दूरी काम में लेती है वो लेनी है, वो कैसे लेनी है, ऋणात्मक लेनी है। आगे देखें, यहां से इधर की ओर होगी मतलब दाईं ओर, तो दूरी कैसी काम लेनी है, धनात्मक। मैंने कहा वस्तु इधर खड़ी थी, बिंब दूरी तो हमेशा कैसी आएगी, ऋणात्मक, क्योंकि वस्तु को हमेशा कहां रखना है, दर्पण के बाईं ओर। चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, आगे आप लेंस पढ़ोगे उनके अंदर भी हमेशा हमेशा दूरी जो है, कौन सी दूरी, बिंब दूरी। बिंब दूरी कैसी लेनी है, ऋणात्मक। अब हम देखते हैं कि यहां से मान लिया जाए प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे की ओर बन रहा है। कहां पर बन रहा है, दर्पण के पीछे की ओर। दर्पण के पीछे की ओर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का बनना बताएंगे, किसमें आगे बनता है किसमें पीछे। जानकारी के लिए थोड़ा सा देख लें, आगे की ओर तो किसमें बनता है, अवतल में। पीछे की ओर किसमें बनता है, उत्तल में। उत्तल में तो हमेशा ही पीछे की ओर बनता है। अवतल में कोई कंडीशन ऐसी हो भी सकती है जहां पर पीछे की ओर बने, जबकि उत्तल में तो हमेशा कैसा बनेगा, पीछे की ओर बनेगा। तो यहां से दर्पण से पीछे की ओर बन रहा है, मतलब दर्पण के कौन सी ओर बन रहा है, दाईं ओर। दाईं ओर का मान कैसा होगा, धनात्मक। तो यहां से जितनी भी दूरियां हैं इन दूरियों को कैसा लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। यहां से जो दूरी लेनी है वो कैसी लेनी है, धनात्मक लेनी है।
या ये जो है नीचे की ओर बना था प्रतिबिंब, उसको क्या ले लिया, तो उसको ले लिया है हमने ऋणात्मक ऊंचाई। यदि प्रतिबिंब जो है यहां से आगे ही बना है तो यहां प्रतिबिंब दूरी भी कैसी आएगी, तो यहां पर जो है प्रतिबिंब दूरी भी कैसी आएगी, तो प्रतिबिंब दूरी कैसी आएगी, ऋणात्मक। यदि दर्पण के आगे ही प्रतिबिंब बनेगा तो दूरी कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी। मैंने कहा कि ये जो मान लिया कोई दर्पण था, ये दर्पण इस गोले का कटा हुआ भाग, मान ले ये दर्पण है, ये दर्पण कोई ऐसे गोले का कटा हुआ भाग होगा, गोले का कटा हुआ भाग है तो यहां पर क्या होगा, केंद्रक, क्योंकि गोले का केंद्र ही क्या माना जाता है, केंद्रक। आपको बताया था मैंने कि भाई यहां से यहां पर कुछ किरणें एक जगह मिलती हैं, मुख्य अक्ष पर प्रकाश किरणें टकराने के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं, जो बिंदु की दूरी इस दूरी के लगभग इस दूरी के कितनी होगी, आधी होगी। और आधी दूरी पर कौन था, मुख्य फोकस था, कौन था, मुख्य फोकस। तो यहां ध्यान दें, ये जो दर्पण है कुछ ऐसा बना हुआ है, कौन सा दर्पण है, अवतल, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में यहां से और यहां मतलब F मुख्य फोकस और ध्रुव P के बीच की दूरी कौन सी थी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किधर की साइड है, तो इसकी फोकस दूरी दर्पण के बाईं ओर है, दर्पण के कौन सी ओर है, बाईं ओर। तो इसमें फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या भी इसमें किधर की ओर होगी, बाईं ओर होगी। तो वक्रता त्रिज्या यहां धनात्मक होगी या ऋणात्मक, कैसी होगी, ऋणात्मक। तो कौन से दर्पण में, कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में कौन कौन, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, ऋणात्मक होती हैं, कैसी होती हैं, ऋणात्मक। हमेशा अवतल दर्पण में कौन कौन, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, ऋणात्मक होती हैं। यदि हम इस दर्पण को ऐसे ना रख के ऐसे रख दें, इसकी जगह इस वाले दर्पण को काम लें, तो इसके अंदर वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर की साइड। तो फोकस दूरी भी किधर होगी, इधर, मुख्य फोकस इधर होगा और वक्रता केंद्र इधर होगा। तो जब दोनों ही दाईं ओर हैं तो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या का मान कैसा आएगा, धनात्मक। कौन से दर्पण में, तो दर्पण कौन सा, उत्तल, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों का मान कैसा लेना है हमेशा, तो दोनों का मान लेना है कैसा, धनात्मक। आगे देखते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। गोलीय दर्पण कितनी तरह के, दो तरह के, वही अवतल और उत्तल। तो अवतल और उत्तल जो दर्पण हैं, इनसे प्रतिबिंब निर्माण के कुछ नियम हैं जो बड़े काम के हैं। हमको जब भी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण परावर्तन के बाद मिलना जरूरी है। कम से कम कितनी किरणों को मिलाना है, 2 को। जैसे ही आपने कांच को रखा, मान लिया गोलीय दर्पण था, उस पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तो टकराने के बाद कम से कम कितनी किरणों का मिलना जरूरी है, 2 किरणें ऐसी होनी चाहिए जो आपस में प्रतिच्छेद कर रही हो। प्रतिच्छेदित बिंदु जहां होगा उसी पर प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये प्रतिच्छेदित जो बिंदु है कहां होगा और किस तरह से किरण जो है एक दूसरे को काटेंगी, टकरा कर कहां जाएंगी, उसके क्या कुछ नियम है। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम देखिए। पहला क्या है, ये जो है ध्रुव P है, ध्रुव P है, इससे जो गुजरने वाली रेखा है उसको क्या बोल दिया हमने, मुख्य अक्ष। यदि हम बोलें कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये एक नहीं कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो किरण है किसके समांतर आपतित होनी चाहिए, मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष और ये आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण कहां पर गिरेगी, दर्पण पर। दर्पण क्या करेगा, उसको परावर्तित करेगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात
कहां से गुजरेगी? तो ये गुजरती है मुख्य फोकस ऐप से। किससे गुजरती है? मुख्य फोकस ऐप से। अब ये आपको दर्पण दिख ही रहा है, कौन सा दर्पण है? अवतल। अवतल दर्पण में तो वास्तव में गुजरती है कहां से? मुख्य फोकस से। लेकिन ये देखिए, ये क्या है? तो ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के अंदर ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। तो क्या बोल रहे थे कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये तो क्या है? मुख्य अक्ष, और ये आ रही है इसके समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती हुई प्रतीत होती है? तो ये मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में मुख्य फोकस से नहीं गुजर रही है, क्या हो रही है? गुजरती हुई प्रतीत होती है। किसमें? उत्तल दर्पण में। वास्तव में कहां से गुजर रही है? मुख्य फोकस से। कौन से दर्पण के अंदर? अवतल दर्पण के अंदर। तो ये हो गया इसका पहला नियम। समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। मैं मानता हूं इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। अगला देखिए, दूसरा नियम। ये वही दर्पण, गोलीय दर्पण का कौन सा प्रकार? अवतल। यहां से कोई प्रकाश किरण आ रही है, हम कहें ये कहां से आ रही है? मुख्य फोकस ऐप से। कौन से आ रही है? मुख्य फोकस ऐप से। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आपतित हो रही है, ये प्रकाश किरण कहां से आपतित हो रही है? मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस से आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात यहां से टकरा कर कहां निकल गई? इस दिशा में। तो परावर्तन के पश्चात किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो गई? मुख्य अक्ष के। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वास्तव में मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। किसके अंदर? अवतल दर्पण के अंदर। लेकिन यहां देखिए, यहां ये दर्पण है, कौन सा है? उत्तल। उत्तल के अंदर ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। इस तरह से कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये कहां से आती है? मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन ये टकरा कर किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है तो वह प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरती। पहला नियम, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। हाँ, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात, फिर से सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है। या तो मुख्य फोकस से गुजर जाती है या मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा देखिए, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस को किससे व्यक्त किया है? कैपिटल एफ से। जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस एफ से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए, ये तो रहा मुख्य अक्ष। जब प्रकाश किरण कहां से गुजर के आई है? मुख्य फोकस एफ से। तो यह परावर्तन के पश्चात, परावर्तन ये टकरा रही है, परावर्तन के पश्चात क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर। अगला नियम क्या है इसका? जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से आपतित हो तो वह परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु से गुजर जाती है। मतलब ये जो
वक्रता केंद्र है सी है। गोलीय दर्पण कोई सा भी हो, वक्रता केंद्र सी से दर्पण पर आप कोई भी रेखा खींचिए, वो सभी रेखाएं अभिलंब होती हैं। कितनी क्या होती हैं? अभिलंब। मतलब मान लिया जाए कि ये एक गोलीय दर्पण था, ये एक किसी गोले का कटा हुआ भाग है, यहां पर इसका वक्रता केंद्र सी है। इस वक्रता केंद्र से यदि यहां पर कोई रेखा खींचेंगे तो वो भी इस केंद्र के लिए तो क्या होगी? लंबवत होगी। यहां से खींचेंगे तो भी इस बिंदु के लिए क्या होगी? लंबवत होगी। और लंबवत के लिए हमने पढ़ा है कि ये जो लंबवत प्रकाश किरण आती हैं, लंबवत का मतलब जो अभिलंब के क्या होती हैं? 0 डिग्री पर होती हैं। लंबवत जो रेखा है अभिलंब के कितनी होती हैं? 0 डिग्री पर। जबकि अभिलंब उस परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु के कितना होता है? 90 डिग्री पर होता है। तो अभिलंबवत है, ये कोई प्रकाश किरण है, सी पर से इस तरह से आ रही है, तो ये तो हो गई आने वाली किरण, और यहां से टकरा कर जा रही है कुछ इस तरह से, तो ये हो गई परावर्तित किरण। तो यहां आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच कितना कोण होगा? 0 होगा। यहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। मतलब क्योंकि यही तो अभिलंब है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, आपतन कोण, वो भी क्या है? 0। और यही परावर्तित किरण है तथा अभिलंब से ही जा रही है, तो यहां परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए जिस बिंदु से प्रकाश किरण आपतित हो रही है, कौन से बिंदु से? सी से, तो टकरा कर उसी बिंदु से लौट जाती है। तो यहां ये दर्पण है अवतल, अवतल दर्पण के अंदर तो ये जो है वास्तव में वहीं से लौटती है, और यहां पर इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और इसी बिंदु से लौट जाती है। दूसरा, हमने ये पढ़ा है समतल दर्पण के अंदर कि ये तो होती है आपतित किरण, यहां पर बनाया था हमने एक अभिलंब, कौन से बिंदु पर? आपतन बिंदु पर। यहां से टकरा कर जा रही थी किरण जिसको बोला था परावर्तित किरण। यहां आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण था जिसको आपतन कोण बोला, और यहां का जो कोण था उसको क्या बोला? परावर्तन कोण। हम कहें कि यहां पर कोई प्रकाश किरण किस पर? P बिंदु पर, ध्रुव पर आपतित हो रही है, तो ध्रुव पर से ये जो मुख्य अक्ष होता है ये कैसा होता है? लंबवत होता है। मुख्य अक्ष ध्रुव पर से कैसा है? लंबवत है। जब ये अक्ष लंबवत है तो ये कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोई कोण होगा, इस कोण को हमने क्या बोल दिया? I। ऐसे ही प्रकाश किरण टकरा कर जाएगी तो कोण बनाएगी कितना? R। तो इस बिंदु पर जितने कोण पर प्रकाश किरण आपतित होती है, कौन से बिंदु पर? ध्रुव पर। ये ध्रुव पर प्रकाश किरण जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। किसके अंदर? गोलीय दर्पण के अंदर। चाहे तो वो अवतल दर्पण की बात हो, चाहे वो उत्तल दर्पण की बात हो, जितने डिग्री कोण पर प्रकाश किरण आपतित होती है उतने ही डिग्री कोण पर परावर्तित हो जाती है। मतलब यहां आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो यहां आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कैसा होगा? बराबर। जबकि इनमें यहां पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि अभिलंब से ही तो प्रकाश किरण आ रही है और अभिलंब से ही लौटकर जा रही है। अभिलंब समझ गए होंगे कि आप जो है प्रकाशिक केंद्र से दर्पण पर कहीं पर भी कोई प्रकाश किरण गिरे तो वो कैसी होगी? अभिलंबवत होगी। जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है। अभी आपको बताया मैंने कि भाई वक्रता केंद्र से दर्पण के प्रत्येक बिंदु को, वक्रता केंद्र से दर्पण का चाहे कोई सा भी बिंदु हो, प्रत्येक बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर क्या होती है? अभिलंब होती है। उस बिंदु पर क्या होती है? अभिलंब।
जब ये उस बिंदु पर अभिलंब होती है तो यहां बताया था आपको कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 होगा। इस बात को भी लिख देते हैं, इसलिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण शून्य होता है। जब वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण आएगी और यहां से ही लौट कर जाएगी तो ऐसी स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, शून्य होगा। अगला नियम क्या था, दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण का ध्रुव कौन सा है, P, दर्पण के ध्रुव पर प्रकाश किरण जितने कोण पर आपतित होती है, दर्पण के ध्रुव पर प्रकाश किरण जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। जितने कोण पर क्या हुई है, आपतित, उतने ही कोण पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये बात भी लिख लें कि किसी भी प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणों का प्रतिछेदन जरूरी है। कम से कम कितनी किरणें काटनी चाहिए, 2 किरणें। 2 किरण जहां पर आपस में प्रतिछेद करेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये काटेंगी कौन सी किरणें, तो ये दर्पण से टकराकर आने वाली किरणें, मतलब जो परावर्तित किरणें हैं वो कम से कम कितनी, 2 किरणें आपस में काटनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है 2 ही किरणें काटें, कितनी भी काट सकती हैं, लेकिन कम से कम कितनी होना जरूरी है, 2 होना जरूरी है। आगे ये जो प्रतिबिंब हैं कितनी तरह के बनते हैं, 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक तो होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे होते हैं आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या है, देखिए, जैसे हम कहें कि ये एक दर्पण है और इस दर्पण पर ये किरण आ रही है। पहला नियम बताया था, जब कोई प्रकाश किरण, ये रहा मुख्य अक्ष, कौन सा अक्ष है, मुख्य अक्ष। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से। कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से। तो परावर्तन के पश्चात ये किरण मुख्य फोकस से गुजर गई। जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर होने के बाद ये दोनों किरणें, एक तो मुख्य फोकस से आ गई टकराकर और दूसरी कहां से आ गई है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर आई है। दोनों किरणें कहां काट रही हैं, इस बिंदु पर। जहां भी काटेंगी वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये किरणें क्या वास्तव में काट रही हैं, हाँ, ये किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इस बिंदु पर ही। इस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है, मतलब उल्टा बना है। वास्तव में मिली है तो प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक। यहां पर प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है। अब पूछे प्रतिबिंब उल्टा का कैसे पता चला, क्योंकि ये जो है मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जाते हैं तो ऊंचाई ऋणात्मक रूप से बढ़ेगी, यहां पर ऋणात्मक आएगी। ऊंचाई कैसी आएगी, ऋणात्मक। तो ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। और अधिकतर उल्टे जो प्रतिबिंब हैं वो कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। देखिए, यदि प्रतिबिंब बनाते समय परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यदि परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। और यह प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा बनेगा, उल्टा। सामान्यतः कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। अगला प्रकार है कौन सा, आभासी। आभासी प्रतिबिंब,
देखिए आभासी के लिए हमने कहा कि समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है और दूसरा मुख्य फोकस से जो आएगी वो समांतर हो जाएगी। मान लिया जाए ये मुख्य फोकस से कोई किरण आ रही हो तो परावर्तन के पश्चात कहां काट रही हैं? इस बिंदु पर। जहां पर ये काटेंगी वहां क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब इसका यहां बन रहा है। क्या ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं या फिर इनको जबरदस्ती मिला है? तो दर्पण के पीछे की ओर इन्हें आगे बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाकर ये जो है मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ये कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और ये जो आभासी प्रतिबिंब बना है दर्पण के पीछे ये कैसा है? सीधा है। कैसा है? सीधा। तो आभासी प्रतिबिंब। यदि प्रतिबिंब बनाते समय परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं तथा उन्हें दर्पण के पीछे, कहां की ओर? दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाने पर वो कैसी हो? मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ये कैसा बनेगा? तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। प्रतिबिंब निर्माण आगे और देखेंगे और आगे प्रतिबिंब निर्माणों के लिए हमको ये नियम जो है याद होना जरूरी है। 4 नियम बताए हैं। कौन कौन से? पहला नियम था जब प्रकाश किरण समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है। दूसरा क्या था? जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा क्या था? तीसरा था जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से आती है और C से आने वाली किरण आपको बताई थी कैसी होती है? लंबवत। तो परावर्तित होकर भी वो कहां से जाएगी? वक्रता केंद्र C से। और चौथा नियम था यदि दर्पण के ध्रुव P पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो ध्रुव P पर जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है।